वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी के 15 सवालों का, जो आपके लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आएगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 रखा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट पेडागोजी होता है वो पेपर 1 और पेपर 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का सेम होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में तो खैर 0 बराबर अंतर होता है, और पेपर 1 पेपर 2 में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कुछ प्रश्न में। ये स्पेशली पेपर 1 वालों के लिए है। अगर आप पेपर 1 देना चाह रहे हैं सीटेट में, तो आप पूरी वीडियो को देखें। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हम आपको यहाँ ट्रिक से हल कराएंगे। और हम क्योंकि अपने चैनल में 120 प्लस का तैयारी करा रहे हैं, और आपने अगर हमारी पूरी वीडियो को देखा है तो आपका 120 प्लस मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा कोई बच्ची है, वो कितने कक्षा में पढ़ती है? कक्षा पहली में वो पढ़ती है। वो बोलने के क्रम में बोलता है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, यहाँ देखिए, और मैं थक गई। इन सब तरह का प्रयोग करता है वाक्यों का। तो ऐसा क्यों कर रहा है? आपने आंसर कर लिया होगा। देखिए, ट्रिक ये होता है कि केवल वर्ड जहाँ भी आया, किसी भी वाक्य में आया, तो वो 99.99% नेगेटिव होता है। इसमें दो नेगेटिव है, केवल एक ही है। केवल देखिए, लिंग ही दोनों है। केवल देखिए ही, ये दोनों जो है केवल और ही, ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए आपको बिना पढ़े भी इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बिल्कुल सही है, 1 इज़ द राइट आंसर। हम आपको एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स का वीडियो बना देंगे, कल वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज तुक्का वाला वीडियो अपलोड हुआ है कि सीटेट में तुक्का लगाकर आप 20 से 25 नंबर इजीली बढ़ा सकते हैं। 25 प्रश्न जो होता है पिछले साल का, 25 प्रश्न सेट के को एनालिसिस करने के बाद हमने वो तुक्का वाला वीडियो बनाया है, जो 100% सारी जगह वर्क करता है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का, भाषा के बारे में 4 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है? हमने आपको क्या कहा, ही वाला जो जहाँ भी देखें आप उसको काट सकते हैं। ही है, यहाँ भी ही है, और देखिए यहाँ भी ही है। अब उसको पढ़िएगा तो आपको खुद गलत लगेगा, नियमों की जानकारी से ही निखरती है, तो गलत है। एक विद्यालय में ही सीखी जाती है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। एक तो व्याकरण सब जो होता है प्राइमरी लेवल पर बच्चों के लिए नेगेटिव होता है, और दूसरा ही है। आप ही नेगेटिव वर्ड देख के इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और 3 में है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। LSRW, यानी L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। ये क्या करती है? ये चारों एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है, और चारों को साथ साथ सीखा जा सकता है। तो 3rd इज द राइट आंसर। ये और नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? आप अगर भाषा का की जो है पाठ्य पुस्तक बनाएंगे, कोई किताब बनाएंगे, तो सबसे कम किस चीज़ पर ध्यान देंगे? ऑप्शन 1 में है भाषा की विभिन्न छटाएं, यानी भाषा को विभिन्न कई तरीके से प्रस्तुत करना, बिल्कुल इसको ध्यान देंगे। नंबर 2 है अभ्यासों में वैविध्य, मतलब कई तरह के अभ्यास को शामिल करेंगे एक पाठ्य पुस्तक में, ये भी सही है। नंबर 3 में है पाठों की संख्या, और नंबर 4 में है विषय वस्तु में वैविध्य। तो क्या करेंगे आप? विषय वस्तु को कई तरह से पेश करेंगे, तो ये सही है। ये देखिए, पाठों की संख्या ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 50 पाठ दें या 25 पाठ दें। आप भले ही 5 पाठ दें किताब में, लेकिन क्या होना चाहिए उसमें? रंगतें होनी चाहिए, कई तरह की तरीके का होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए बुक। तो ये पाठों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो 3rd इज़ द राइट आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चे जब प्राइमरी लेवल पर हो या अपर प्राइमरी लेवल पर हो, एक से अधिक भाषा का प्रयोग जब करते हैं आपके क्लास में या आपके स्कूल में, तो ये क्या दिखाता है? किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है कि बच्चे ज़्यादा भाषा जानते हैं तो किसी एक भाषा को वो अच्छी तरह नहीं सीख सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। बच्चे की जो भाषाएँ होती है वो हमारे लिए क्या, रिसोर्स का काम करती है।
कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, मतलब कक्षा में जो है वो जटिल को बढ़ा देता है, बिल्कुल नहीं। कक्षा में एक रिसोर्स देता है बच्चे की भाषा। नंबर 3 में शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, बिल्कुल ये समस्या नहीं है शिक्षकों के लिए। आपको समझना है बच्चे की भाषा, विभिन्न तरह की भाषा एक जो है संसाधन के रूप में काम करती है। नंबर 4 में है संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, बिल्कुल सही कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की कई तरह की भाषाएं यानी बहुभाषिकता सहायक होता है। तो 4 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हम आपको बहुत कम ही बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लेकिन आपकी मॉरल जिम्मेवारी बनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से सीटेट का तैयारी 120+ मार्क्स का तैयारी करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आपने इसका आंसर कर लिया होगा अब तक। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक होता है भाषा अर्जन, एक होता है अधिगम। बच्चे जो स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अवचेतन मन से सीखते हैं, इनफॉर्मल वातावरण में सीखते हैं, वो भाषा अर्जन होता है। और जो भाषा को सीखा जाता है स्कूल में, चाहे वो किसी बुक के सहारे हो या किसी टीचर के द्वारा, जैसे इंग्लिश सीखते हैं हम लोग ग्रामर के द्वारा, तो वो क्या हमारा अधिगम होता है। तो दोनों में मेनली क्या संदर्भ में कौन सा कथन दोनों के बारे में सही नहीं है? पहला है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमको नेगेटिव ढूंढना है, तो हमको नेगेटिव ढूंढना है, तो ऑप्शन ए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनवायरनमेंट होगी, सांस्कृतिक विभिन्नता, आपके समाज गांव के लोग जैसे होंगे, आपकी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आप अगर बंगाली माहौल में रहते हैं तो आप बंगाली इजीली सीख सकते हैं, और भोजपुरी माहौल में रहते हैं तो भोजपुरी सीख सकते हैं। तो 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती है, कि भाषा जब अर्जन करता है बच्चा, ये यूज़ करता है मतलब अपनी मातृभाषा को, तो बहुत सारी बातें कॉन्सेप्ट जो होता है मातृभाषा से बनती है। तो 2 भी बिल्कुल सही है। 3 में है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। देखिए भाषा अधिगम क्या हुआ, जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो क्या आप कभी भी हिंदी का सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि हिंदी आपकी मदर टंग है, मातृभाषा है, तो बिल्कुल लेते हैं। यहाँ बोला है कि सहारा नहीं लिया जाता, इसलिए ये गलत है, और जो गलत है वो सही है, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। और ऑप्शन 4 में है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बिल्कुल सही है कि भाषा अर्जन क्या होता है, वो स्वाभाविक होता है, कि बच्चे आराम से किसी भी माहौल में रखे भाषा को अर्जन कर लेते हैं। अधिगम के लिए एक माहौल चाहिए, बच्चे को टीचर चाहिए। तो 4 भी सही है। तो यहाँ पर कौन गलत है? 3rd जो गलत है वो सही है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों बहुत तेज़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे सीटेट में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो एनालिसिस के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? क्लास कैसी है? बहुभाषिक है, तो आप सबसे जो है कम किसे महत्व देंगे? ऑप्शन 1 में है बच्चों को, देखिए कम यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, सबसे कम नेगेटिव तो नहीं, सबसे कम महत्व 4 में से चारों को महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन सबसे कम किसको देंगे? पहला है बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। चलिए बहुभाषिक कक्षा में पहला ऐसा है। दूसरा है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, तो बहुभाषिक कक्षा में आप बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ाएंगे, तो ये तो सही है, इस पर हम ध्यान देना चाहिए हमें। 3 में कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, जैसे आप जिस क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उस प्रिंट माहौल कर सकते हैं। क्लासरूम के जो चारों दीवार होता है, वॉल में आप क ख ग ABCD कुछ लिख सकते हैं, तो ये भी ऐसा हमें करना चाहिए, इसे महत्व देना चाहिए। नंबर 4 में है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, यानी सेंसिटिविटी आपको होनी चाहिए बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक के प्रति, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम कौन होगा? कि बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण किया जाता है। हमें ये बच्चे को सिखाना ज़रूरी नहीं कि 2 भाषा में क्या अंतर होता है, क्या इसका विश्लेषण हमें कैसे करना चाहिए। तो वो एक जो है सही है, लेकिन कम सही है बाकी 3 के मुकाबले, इसलिए 1 यहाँ पर सही है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? यानी प्राइमरी लेवल पर जो पाठ्य पुस्तक बनाएंगे भाषा का, तो हम किस तरह की रचना को स्थान देंगे? पहला है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। कहानियाँ और कविताएं तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ आगे केवल नेगेटिव है, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत, हमें सही को चुनना है। विदेशी साहित्य की रचनाएं, आप प्राइमरी लेवल पर बच्चे को, अगर आप बच्चे की मातृभाषा मान लेते हैं भोजपुरी है,
आप उसे विदेशी यानी कोई भी विदेशी लैंग्वेज ले लीजिए, इंग्लिश, अरबी, फारसी, कुछ भी लेते हैं, उसमें साहित्य पढ़ाएंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए 2 भी हो जाएगा गलत। 3 में ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा के अलग अलग छटाएं हों, बिल्कुल सही है। बच्चे को आप ऐसी पाठ्य पुस्तक बच्चों के लिए ऐसी बनाएंगे जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हुई हो, जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हुई होगी तो बच्चे उसमें अपनापन फील कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा सही। और ऑप्शन 4 में है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, तो ये बिल्कुल ही गलत है, तो थर्ड यहाँ पर हो जाएगा सही। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सेकंड लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो उसका क्या उद्देश्य नहीं है, हमको क्या करना है, नहीं वाला खोजना है। पहला है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना, तो ये सही है क्योंकि जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो जैसे बोलते हैं बच्चे वैसे हम लिखने की क्षमता का भी विकास करते हैं, तो ये सही है। 2 में है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना। अगर सेकंड लैंग्वेज बच्चे का हिंदी है तो हम क्या करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में कई स्थितियों में बच्चे को हिंदी बोलने के लिए या हिंदी को समझने के लिए योग्यता का विकास करेंगे, तो ये भी सही है। 3 में है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, यानी हम बच्चे को जब सिखाएंगे सेकंड लैंग्वेज तो क्या करेंगे, नियमों को कंठस्थ करवाएंगे, तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, और जो होगा गलत वो होगा सही। और 4 में है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। तो थर्ड यहाँ पर गलत है, जो गलत है इसलिए वो सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। जब बच्चों का हिंदी भाषा का आप मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा किसको आप महत्व देंगे। ऑप्शन 1 में है व्याकरणिक नियम। प्राइमरी लेवल पर आपको ये बात अच्छी तरह याद रखना है, कीवर्ड्स बना लेना है इसको, कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों की जो हम व्याकरणिक होता है, व्याकरण यानी ग्रामर जो होता है, उस पर हम ध्यान उतना ज़्यादा नहीं देंगे, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा है सीखने की क्षमता का आकलन। बच्चे क्या सीख रहे हैं हम उसका आकलन करेंगे, कैसे सीख रहे हैं उसका आकलन करेंगे, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही होता है क्योंकि हम बच्चे का आकलन करने की बात यहाँ पर हो रही है, तो 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। बाकी हम 3 को भी चेक करेंगे, तो 1 मिनट। तो 3 क्या है, काव्य सौंदर्य, मतलब बच्चे कैसे कितना अच्छा लिखते हैं, इसका हम नहीं करेंगे, इसको उतना ध्यान नहीं देंगे। और नंबर 4 में निबंध लिखने की योग्यता। बच्चे निबंध लिख रहे हैं लेकिन सही नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये 4 भी हो जाएगा गलत, हो जाएगा कौन सी, सेकंड। और ये भी एक आसान सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। बच्चों का जब हम भाषा का आकलन करेंगे तो सबसे उचित तरीका कौन सा है। पहला है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दें। तो बच्चे को सिर्फ ये बोलेंगे कि संज्ञा जो शब्द होता है नाउन हिंदी इंग्लिश में, उसका 2 उदाहरण दें, तो इससे बच्चे के भाषा का जो है सही आकलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, और जैसे बच्चे ज़्यादा बोलेंगे नहीं तो आप उनका आकलन सही से नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड में है बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो क्या करेंगे हम, संज्ञा शब्द जैसे बादल, आसमान, चिड़िया, इन सब पर संज्ञा का प्रयोग करते हुए हम एक कहानी लिखेंगे, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार संज्ञा का उपयोग होगा, तो बच्चे का हम जो है हिंदी का या किसी भी लैंग्वेज का सही आकलन हम कर पाएंगे, तो सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही। और थर्ड में है संज्ञा की परिभाषा। देखिए प्राइमरी लेवल पर परिभाषा को जोर नहीं दिया जाता है, और ये दोनों में परिभाषा की बात की गई है। तो हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का, यानी बच्चे कैसे बोल पाते हैं, इसकी अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन है। यानी देखिए सबसे कम हम किसको महत्व देंगे, जब बच्चे का हम मौखिक विकास का, यानी उसकी जब वो बोलते उनके बोलने का हम विकास करेंगे। पहला है संवाद अदायकी। बच्चे किस तरह से अपनी बातों को रख पाते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा ही ध्यान देंगे। 2 में है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अभी हमने आपको कहा कि व्याकरण जहाँ पर भी आएगा प्राइमरी लेवल पर ये नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव ही यहाँ पर पूछ रहा है। थर्ड में अपने अनुभवों का वर्णन। बच्चे अपने अनुभव का जब वर्णन करेंगे अपने बोलकर, तो हम बहुत अच्छे से बच्चे का आकलन कर सकेंगे और उसका भाषा का विकास कर सकेंगे। और फोर्थ में है बातचीत करना।
बातचीत और अपने अनुभव का वर्णन सेम ही है, क्योंकि बच्चे बातचीत करेंगे, अपने अनुभव को वर्णन करेंगे तो हम उसका अच्छी तरह से विकास कर सकते हैं। तो सेकंड गलत है, जो गलत है वो सही है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, जल्दी से इस प्रश्न को भी हल कीजिए और आपको लास्ट में बताना है कि आपको आउट ऑफ 15 में कितना मार्क्स आया। ये आपकी जिम्मेवारी है, कमेंट करके हमें वीडियो के नीचे बताना है कि आपको 15 में से कितना मार्क्स आया, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन का अंदाज़ा आपको खुद लगेगा, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब भाषा सिखाते हैं बच्चों को तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है। पहला है समृद्ध भाषिक वातावरण, यानी बच्चों को एक ऐसा वातावरण देना भाषा के लिए जहाँ कई तरह की भाषा का इस्तेमाल हो और बच्चे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाए, अपनी बातों को रख पाए, तो बिल्कुल हो जाएगा ये सही। और सेकंड में है भाषा के देखिए व्याकरण के नियम तो काट देना है, पाठ आधारित प्रश्नोत्तर ये भी काट देना है, और भाषा की पाठ्य पुस्तक ये एक हमारा जरिया है भाषा सिखाने के लिए, लेकिन ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पाठ्य पुस्तक नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते, वो भी भाषा सीखते हैं। तो यहाँ 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। और ये भी एक आसान सा प्रश्न है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जब बच्चे कुछ बच्चे क्या हैं, दृष्टिबाधित हैं, आंखों से कम देख पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को जब आप भाषा सिखाएंगे तो आप क्या करेंगे। पहला है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक हमें क्लास में बोलना चाहिए, लिखने से ज़्यादा बोलने पर ध्यान देना चाहिए। तो जब बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो ये काम हमें बिल्कुल करना चाहिए। तो ऑप्शन 1 अभी तक हो जाएगा सही। अब आगे हम एलिमिनेट करेंगे 3 को। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, किसी भी बच्चा को हम कक्षा में अलग नहीं बैठाएंगे। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल देखिए करना चाहिए, या नहीं लगा के इसको दिया है, गलत कर दिया है। और 4 में है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। ये मसले का हल नहीं है कि पाठ को कम कर देंगे, तो 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। अभी हमने आपको कुछ देर पहले कहा, अगर आप शुरू से वीडियो को देखते आ रहे हैं तो इसका आंसर आप अब तक कर दिए होंगे कि बहुभाषिकता क्या है। हमने आपको कहा कि जब एक क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, कई तरह के लैंग्वेज बोलना जानते हैं, तो वो हमारे लिए किसका काम करता है, रिसोर्स का काम करता है, यानी संसाधन का काम करता है। तो आप इसको आंसर कर दिए होंगे आसानी से कि ऑप्शन 4 में भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता क्या है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। बाकी भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा नहीं है, खतरे में नहीं डालती है, और यहाँ भी बाधा है, हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न ये है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, जब बच्चे विद्यालय आते हैं पहली बार, तो उससे पहले ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों में पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना सब जानते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, तो ये होगा सही, क्योंकि बच्चे जो होता है स्कूल आने से पहले बहुत भाषा को अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को बोलना जानते हैं। थर्ड में है कोड़ी स्लेट होते हैं, बिल्कुल गलत। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा को जानते हैं, कोड़ी स्लेट बिल्कुल नहीं होता है। और ऑप्शन 4 में है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है। नहीं, बच्चे अपनी भाषा का समुचित उपयोग कर लेते हैं स्कूल आने से पहले, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो सेकंड बिल्कुल सही है। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में टोटल कितने मार्क्स आया। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपको यहाँ पर बिल्कुल बताना है 15 में कितने मार्क्स आया, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का आपको पता चलेगा। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। 120+ मार्क्स के लिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप बस हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।